नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? यानी कहने का मतलब है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा कौन करेगा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो न्याय दिलाता है यानी विवाद का निपटारा जो करता है वो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। यानी इसका जो निपटारा करेगा वो न्यायपालिका करेगा। तो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विवादों का निपटारा यदि करेगा तो वो न्याय देगा तो कौन देगा? न्यायपालिका देगा। ठीक है, न्यायपालिका देगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई थी? ठीक है, तो भारत में सबसे ऊपर जो है, जहां पर मामलों का निपटारा होता है, उसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी, 25 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसकी स्थापना जो है आपको 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई है। और यह प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार और बिहार टेट में 1 बार आया है। बताइए कहाँ का प्रश्न कहाँ आता है? तो देखिए सभी राज्यों में यही सब पुस्तकें चल रही है। तो आप लोग यदि पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप चाहे जेटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप सब निकाल लीजिएगा। इसलिए एनसीईआरटी का नोट्स हम सफिशियंट आप लोग को देते हैं, चाहे किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए तो हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या नियुक्त किए जाते हैं? 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश, 5 मुख्य न्यायाधीश एवं 40 अन्य न्यायाधीश या कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। किसमें? छत्तीसगढ़ में आकलन में पूछ दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जो है 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? रिटायरमेंट कितना साल का रखा गया है? ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है बंगाली में पूछा गया था। बंगाल में, किसमें? बंगाल टेट में पूछा गया था और बिहार टेट में, दोनों टेट में पूछा गया था। ठीक है, तो कितना है? 60 है, 62 है, 65 है या 70 है? तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति उम्र जो होती है वो आपकी होती है 65 वर्ष। कितना होता है आपका? 65 वर्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय के का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124 या कोई नहीं? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद जो है 124 में जुड़ा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का गठन होने के लिए। ठीक है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं? ठीक ठीक है। देखिए, अगर आपके पर किसी तरह का केस फौजदारी होता है तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाके केस करते हैं? तो सबसे पहले आप जाते हैं अपने राज्य के राज्य न्यायालय में। ठीक है, अपने राज्य न्यायालय में, यानी जो आपका जिला में है उसमें जाएंगे। अगर वहाँ नहीं होता है तब उस राज्य का एक कोर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो सबसे लास्ट बार जो अपील हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं? वो उच्चतम न्यायालय में करते हैं। ठीक है, तो ये देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है या अभिलेख न्यायालय, वो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलिए आपका भी आंसर सही होगा। अगला है, देख लीजिएगा, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 26 या 27? देखिए, आपको हम बता देते हैं। आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो, देखिए, बहुत सा जीके में आपको दिया हुआ है कि 24 गो है। कितना है? 24 गो। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो ये 24 नहीं, ये 25 हो गया है। ठीक है, ये 25 हो गया है। कौन सा हो गया है? तो देखिए, यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको हम नोट्स बना दिए हैं क्योंकि आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं, तो आपके लिए देखिए हमने नोट्स बना दिया है। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया। ठीक है, यानी 31 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी के अवसर पर जो है 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। यानी 24 आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या 24 थी, लेकिन 2019 में इसको कितना कर दिया है? 25। तो आप यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत देश का जो सबसे पुराना यानी सबसे प्रथम बार जो न्यायालय बना था वो कहाँ बना था? तो देखिए, आपका पहला बार जो बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था और यह जो है आपका एमपी में पूछा गया है, एमपी टेट में, और यहाँ पर उड़ीसा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न ये भी आ रहा है आपका। तो सभी प्रश्न देखिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही आ रहे हैं, तो आप पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं? तो जो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल की तरफ से दिलाया जाता है। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का कौन सा उच्च न्यायालय? देखिए, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 20वां है, 21वां है, 22वां है या 24वां है? तो देखिए, झारखंड जो है अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उस समय उसके पहले जो है 23 गो उच्च न्यायालय थे। यानी जब झारखंड का गठन हुआ तो यहाँ भी उच्च न्यायालय बना, तो कितना हुआ? तो 24वां उच्च न्यायालय है। ये कौन सा उच्च न्यायालय है? 24वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय कौन सा है स्थान पर? 24वां। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अभी तक जो है झारखंड के अंतर्गत आपका 5 बार पूछ दिया गया है जेएसएससी में। तो झारखंड का कौन सा है? 24वां स्थान है उच्च न्यायालय में ना। देखिए, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216? तो उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000 या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया है, देखिए आपको 15 नवंबर 2000, यानी झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ही यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। एकदम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है झारखंड के अंतर्गत आपको बता देते हैं। अभी तक 10 बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जाम में केवल ना।
झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय जो बना तो उसका कोई न्यायाधीश होगा, तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं। तो देखिए इंदर सिंह नामधारी तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो गए और ये प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। तो बचे विनोद कुमार गुप्ता जी। तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे वो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आपको किताब का है और ये जेटेट में पूछा गया था FIR। ठीक है, तो ये बहुत बार आपका जो है प्रश्न इस तरह का आ रहा है जो केवल टेक्स्ट बुक पर ही आप देखिएगा। तो टेक्स्ट बुक वाले सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो FIR का फुल फॉर्म देखिए होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि कहीं कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवाना पड़ता है, यानी पहली सूचना देनी पड़ती है। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दीवानी कानून सिविल में शामिल है। दीवानी कानून जो है सिविल में शामिल है। दीवानी कानून में क्या होता है? जमीन की बिक्री संबंधी, वस्तुओं की खरीदारी या किराया तलाक संबंधी। ठीक है, तो या सभी। तो जमीन दीवानी कानून जो होता है वो जमीन से संबंधित होता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। फौजदारी कानून में शामिल होता है, कौन होता है? फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना या हत्या, या लिखा हुआ है नीचे सभी। ठीक है, या लिखा हुआ है नीचे सभी। ठीक है, तो फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? फौजदारी कानून में आपका जो शामिल होता है उसमें चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना, हत्या या सभी। तो ये सभी इसमें शामिल है फौजदारी में, जिसमें यहाँ पर हत्या से संबंधित मारपीट या जेल में बंद किया जाता है, वैसे को फौजदारी के अंतर्गत लाया जाता है, जिसमें आपको जेल में बंद किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला आप यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ना? तो देखिए जीवन का अधिकार जो है वो हमारा जीवन का मौलिक अधिकार है ना, भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? यानी जीवन का अधिकार जो है भोजन का मौलिक अधिकार है। ठीक है, भोजन मिलना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। इसको किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और ये बिहार टेट और बिहार आकलन दोनों में पूछा गया, आपको बता दे रहे। देखिए करीबी जो राज्य पूछे जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगला है, जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है किस कब? 1981 के दशक में, 1980 के दशक में, 1985 के दशक में या कोई नहीं। यानी जनहित याचिका जो होता है, जो दायर हम लोग करते हैं, वो कब होता है? तो वो आपका होता है यहाँ पर PIL की जो व्यवस्था की गई है वो आपका 1980 के दशक में है, 1981 के दशक में है, कि यहाँ पर 1985 के दशक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। किस में है? पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की कौन सी लिपि है आपको बताना है? गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है या बंगला लिपि है? कौन सी लिपि जो है बंगाली की है? ठीक है, ये सारे प्रश्नों का नोट्स हम आपको बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है हिंदी का सारा नोट्स। और देखिए उसी में से सारे प्रश्न आपको छप रहे हैं। तो ये सारे जो लिपि वाले प्रश्न है ना वो एक जगह नोट्स बना करके दे दिए गए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। और जो नए जुड़ रहे हैं या जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे हिंदी में आप 18 में 18 और 20 में 20 आप ला सके। ठीक है, तो देखिए पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जानते हैं देवनागरी। ठीक है, तो ये तो हम लोग ज्यादा करके हिंदी के लिए लेते हैं। अगर रोमन की बात करें तो ये ज्यादा किसके लिए लेते हैं? इंग्लिश के लिए लेते हैं। अब बंगला की बात करें तो ये बंगला की हो गई। लेकिन अब एक ही आपके पास बच रहा है, गुरुमुखी। तो पंजाबी की लिपि वही तो जो बच रहा है वही है लास्ट आंसर। तो पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है। और ये 101 बार प्रश्न पूछा गया है। पंजाबी का प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लिपि के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है? इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी चीजों को अल्पप्राण सभी को पहचानना है, महाप्राण ना। तो इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। क ख ग घ या च छ ज झ या तलाबे स मूर्धन्य स दंड स और ह
या य र ल व, किसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो देखिए ये तो क ख ग घ जो है ये आपका कौन सा व्यंजन है, क से लेके ग तक ये स्पर्श व्यंजन होता है। ये कौन सा व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन है। च छ ज ये भी स्पर्श व्यंजन जिसको स्पर्श करके हम करते हैं। और ये देखिए तालाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, ये कौन सा व्यंजन है भाई, तो ये जो है आपका देख लीजिए, जिस व्यंजन को बोलने में मुख से उष्मा या गर्मी निकलती है उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यही वो व्यंजन है जिसको बोलने से मुख से उष्मा या गर्मी निकलती है, यही वो व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा तालाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये सभी ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोट्स बनाया हुआ है कि इन व्यंजनों को बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है। चलिए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है ये बता दे रहे हैं। आपके बिहार में भी आया हुआ है, यूपी में भी आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, गुजरात में, सब में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, बहुत ही एमबीबीआई है। तो बताइए इसमें शुद्ध कौन लिखा हुआ है, उज्ज्वल है, ये उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा या कोई नहीं, कौन सा होगा, इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी ने बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए जो होता है उज्ज्वल होता है। उ और दोनों बीच में आधा ज होता है, दिमाग में रखिएगा। कभी किसी में आधा ज देता है, व देता है, ल देता है, किसी में आधा ज पूरा ज व ल देता है, लेकिन आंसर कौन सही होगा, तो उ होगा और दोनों ज आधा होगा, दोनों ज क्या होगा, आधा होगा और वल होगा, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल सही लिखा हुआ है और ये 1001 बार प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में। तो आप सभी एग्जाम की दृष्टि से यदि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप सभी स्पष्ट रूप से यहाँ पर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा प्रश्न और 101% सफलता तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। सिर्फ इस चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, आपको सारे प्रश्न, सारे स्टेट का, साथ साथ पूरा एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ सारा चीज दिया जा रहा है, जहां से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% सफलता आपको अवश्य हाथ लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। निरोग का सही संधि विच्छेद है, निरोग का सही संधि विच्छेद है नि जोड़ रोग, निह जोड़ रोग, नि जोड़ रोम या न्यू जोड़ रोग। क्या होगा, निरोग का सही संधि विच्छेद। ठीक है, ये बिहार आपको बता दे रही है, बिहार का भी प्रश्न है और ये यूपी का भी प्रश्न है। निरोग बहुत ही बार आया है। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो निरोग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए होता है नी, क्या होता है, नी और जोड़ रोग होता है। क्या होता है, निह जोड़ रोग होता है, निरोग होता है। ठीक है, निह जोड़ रोग क्या होता है, निरोग होता है। और ये कौन सी संधि आ गई, तो ये आपका हो गया, देखिए इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह जो है आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, ये किसमें होगा, विसर्ग संधि। तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, बी हो गया, निह जोड़ रोग हो गया। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो गया। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ आपको दे दिया गया है। तो इसके बाद भी यदि आप लेट कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट में कहीं ना कहीं समस्या आने वाला है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और तैयारी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या कोई नहीं। ठीक है, तो पीताम्बर कौन सा शब्द है आपको बताना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर पीताम्बर की हम बात करें, ठीक ना, तो पीताम्बर को जब हम विग्रह करेंगे तो पीत ना, पीत और जोड़ क्या होगा, अंबर। क्या होगा, पीत जोड़ अंबर, यानी पीला हो अंबर जिसका। क्या होता है, पीला हो अंबर जिसका, यही हुआ ना, पीला हो अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीला हो वस्त्र जिसका। ठीक है, अब पीला हो वस्त्र जिसका यदि हम बोलते हैं तो इसे विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। और ये किसके सेंस में निकलता है, तो ये विष्णु भगवान के सेंस में निकलता है, निकलता है ना, ये किसके सेंस में निकलता है, विष्णु भगवान के सेंस में निकलता है। तो वैसा शब्द ध्यान में रखिएगा, वैसा शब्द जिसका यदि हम विग्रह करते हैं और उसका विशेष अर्थ निकलता है, विशेष, तो उसको हम लोग योगरूढ़ में डालते हैं। किस में डालते हैं, योगरूढ़ शब्द में डालते हैं। ठीक है, योगरूढ़ शब्द में। ठीक है, तो जिसका हम विग्रह करें और विशेष अर्थ निकले तो वह होगा योगरूढ़ शब्द। जिसका हम विग्रह करें और कोई अर्थ नहीं निकले उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। और जिसको विग्रह करें और यह वह दो या दो से अधिक शब्दों से बना है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों, सार्थक शब्दों से बना है वो यौगिक शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द जो है अगर विशेष अर्थ निकल जाए तो योगरूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द में दो या दो से अधिक जो है इसका विग्रह होता ही नहीं है और इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसलिए रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ आप देख लीजिएगा और इसका सारा नोट्स और पीडीएफ तो आपको दे ही दिया गया है। जो नहीं जुड़े हैं उनकी पारी है, वो भी लेकर के यहाँ पर जुड़ करके पढ़ लें, क्योंकि आपको भी राइट है, पढ़ करके यहाँ पास कर जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
संसार में कौन सा उपसर्ग है, संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ठीक है। सन उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सार उपसर्ग है, संसा उपसर्ग है, यानी संसार में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का तो आप नोट्स यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय को इस तरह से हम बता दिए हैं ना नोट्स में कि आप शायद लाइफ में कहीं ना भूलेबे नहीं कीजिएगा, और यहाँ से एक प्रश्न छपबे करता है, ठीक है। तो संसार को देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। सबसे पहले संसार जो लिखा हुआ है ना, इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। तो संसार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो हमारे पास आता है सम और जोड़ क्या आता है, सार। सम जोड़ सार आता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सम जोड़ सार जब आपको आ गया, तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस वाला को ध्यान देखिए। प्लस के ये क्यों प्लस का है, प्लस के ई पहले है और ई बाद में, ठीक है। तो प्लस के जो पहले लगा हुआ शब्द है, जो पहले लगता है उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। प्लस के जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है, और प्लस के जो बाद लगेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। तो प्लस के पहले जो लगा वो है उपसर्ग, और प्लस के जो बाद लगा वो है प्रत्यय, ठीक है। तो सम ना, यहाँ पर सम क्या है, देखिए सम ना, तो सम पहले लगा हुआ है, इसलिए सम जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए सम है और ये सम उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो सम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बनाया हुआ है, नोट्स परचेज कर लीजिएगा। रात और दिन में कौन सा समास है, रात और दिन में कौन सा समास है आपको बताना है, ठीक है। रात दिन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, रात और दिन ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का ये कौन सा है, विपरीत है, हमेशा याद रखिएगा विलोम है। तो वैसा समास जिसमें विलोम शब्द होगा, ठीक है, विलोम शब्द, दोनों विलोम शब्द होगा, और बीच में देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसको हम लोग कहते हैं, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह लगाओ, ठीक है। वैसा समास जिसमें क्या है, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, बीच में कौन सा चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब एक चीज और आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। आप द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दिमाग में रखिएगा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट होगा। आप कहिएगा कि नहीं तुमको बाएं चलना है, तू कहेगा नहीं हमको दाएं चलना है, तो यहीं पर ना द्वंद्व होगा। तो जो एक दूसरे का विलोम होगा वहां लड़ाई होगा, विपरीत होगा, लड़ाई होगा, तो वही को हम लोग द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा। रात दिन हो गया, पिता माता हो गया, बुढ़ापा जवानी हो गया, ये सब विलोम शब्द है, बीच में योजक चिन्ह होगा, समझ जाइएगा। अब द्वंद्व समास चुनने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है कि गंगा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए कौन सी संज्ञा होगा, तो संज्ञा का भी पूरा नोट्स और पीडीएफ दे दिया गया है, और यहाँ से तो एक प्रश्न आपका पक्का निकल के आएगा। तो गंगा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पर्वत, इस सब का कोई भी नाम दे दिया गया है, ठीक है। नाम यदि दे दिया गया है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये गंगा जो है किस संज्ञा में जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, ठीक है। कौन सा कारक होगा, कारक का भी नोट्स इस प्रकार हम आपको बना के दिए हैं, नोट्स और वीडियो दोनों देख लीजिएगा। कारक का यदि नोट्स और वीडियो आप यहाँ से देख लेते हैं तो आपको समझिए कि 100% यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए यदि किसी साधन के द्वारा, जैसे विद्यालय, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यहाँ पर से क्या है, से कारक का चिन्ह है, से क्या है, कारक का चिन्ह है ना। तो से मतलब यहाँ पर देखिएगा साधन, यानी विद्यालय पहुंच रहे, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यानी शिक्षक किसी साधन से विद्यालय पहुंचे, और विद्यालय पहुंच रहा साधन क्या है, बाइक। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और उसमें से लगा हुआ है, तो किसी साधन के द्वारा यदि काम किया गया है तो उसमें से लगा है तो करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है, क्योंकि करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं करण कारक का चिन्ह जो है से होता है। क्या होता है, से होता है। और यदि कारक का पूरा नोट्स और वीडियो दोनों आप देखना चाह रहे हैं तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको शुरुआत मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है और फी आपको बता दी गई है, तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका कौन सा, करण कारक हो गया। अगला देखिएगा अभी यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद, ये अनुच्छेद को देख लीजिएगा,
15, 16, 17 या 18। देखिए अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी का धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये बिहार आकलन में पूछा गया प्रश्न है। अगला है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजाति शब्द का मूल अर्थ क्या है? बहुत बार पूछा गया है और झारखंड के एग्जाम में ये 2 बार पूछ दिया गया है, गैर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का जो मूल अर्थ है वो है आपका मूल निवासी। अनुसूचित जनजाति मतलब उस राज्य की मूल निवासी के नाम से जानी जाती है, तो इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की? 8%, 10%, 11% या 12%। तो देखिए यदि पूरे भारतवर्ष की बात कीजिएगा तो पूरे भारतवर्ष में 8% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है? 20%, 22%, 26% या 28%। यदि आप झारखंड राज्य की बात करेंगे तो झारखंड में यहाँ पर 26% जनजाति जो है आदिवासी जनजाति है। कितने प्रतिशत? 26%। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, मतलब कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में? तो 23, 31, 32 या कोई नहीं, आपको बताना है। तो झारखंड में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं? इसका राइट आंसर देखिए होगा 32। और ये अभी झारखंड में अभी तक के एग्जाम में 11 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है ना, कि झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। तो झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए इसका आपको बता दें, झारखंड में किसकी जनजाति की सबसे ज्यादा है, बहुत बार पूछा गया। देखिए पूछेगा आपसे कि झारखंड में कौन सी जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, या किस जनजाति जो है प्रथम स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है दूसरा स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है तीसरा स्थान पर, यानी सबसे अधिक किसका है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान। ये पूछा गया है, ये 5 बार आया है, ये 2 बार आया है और ये 1 बार आया है। आपका एग्जाम में ये बार बार पूछ रहा है, ठीक है, झारखंड में। तो अब इसके लिए देखिए आपको झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, तो एक याद रखिएगा, एक नारा याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जय हो, कहते हैं ना जय हो, भारत माता की जय हो। तो यहाँ याद रखिएगा, जब अनुसूचित जनजाति रहे तो वो कहते हैं सम हो। क्या कहते हैं? सम हो। क्या कहते हैं? सम हो। नारा याद रखिएगा, कौन सा नारा? सम हो। कौन सा नारा? सम हो। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ये सम हो क्या लग रहा है, सिर्फ नारा लगा रहे क्या? अपने ही प्रश्न का उत्तर याद कर रहे हैं। एस का मतलब देखिए है संथाल, एस का मतलब क्या है? संथाल। यू का मतलब क्या है? देखिए उरांव। एम का मतलब देखिए क्या है? मुंडा। और हो का मतलब ऑलरेडी होता है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो संथाल का है, दूसरे स्थान पर उरांव का है, तीसरे स्थान पर मुंडा का है और चौथे स्थान पर हो का है। हो गया नहीं याद? अगर हो गया याद तो अभी लाइक ठोक दीजिए मेरे दोस्त, और शेयर कर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द, क्योंकि हम आपको सारे नोट्स यहाँ पर इसी तरह से ट्रिक से दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट का जहाँ पर जरूरी पड़ रहा दे रहे हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा और यहाँ पर नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर जो हमसे नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए ट्रिक यहाँ पर बना दिया गया है। सम हो, ठीक है। संथाल सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उरांव, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा, झारखंड की तीसरी बड़ी, और चौथा है हो, ठीक है। ये सब बनाया हुआ है जो यहाँ पर जुड़े हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 50, 54, 52 या कोई नहीं। कितने राष्ट्रीय पार्क है आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्क की संख्या है वो आपकी है 54, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही दिया हुआ है। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है आपको पता करना है। 370, 372, 374 या 376, ठीक है। तो भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 372 है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 2008, 2009, 2010, 2011। तो देखिए 2009 में जो है एक कानून बनाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है 2009। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान योजना जिसमें सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया गया है, वो कब लागू किया गया है, प्रारंभ किया गया? 2008 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना का जो वर्ष माना जाता है वो 2000 और 2001 माना जाता है। तो कभी 2000 भी देता है, कभी 2001 भी देता है। तो ये ही दोनों में से इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? देखिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान योजना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था वो आपसे पूछा गया है।
2 अक्टूबर 214, 2 सितंबर 214, 2 जुलाई 214 या 2 अगस्त 2014। देखिए ये तो बात तय हो गई कि 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया है। लेकिन अब रही बात कि स्वच्छ भारत अभियान को लाया कब गया, डेट इसकी क्या है, अक्टूबर है, सितंबर है या अगस्त है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें इसका जो डेट यहाँ पर पड़ेगा ना वो आपका पड़ जाएगा 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, पूछा गया है 1 गैलन में कितना लीटर होता है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर। तो 1 गैलन में जो होता है वो आपका कितना लीटर होता है आप जान चुके होंगे, तो 1 गैलन में 4 लीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है, झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है, पलामू, दुमका, रांची या कोयनी, ठीक है। तो झारखंड का कौन सा इलाका, तो झारखंड का देखिए यहाँ पर पलामू जो क्षेत्र है वो आपका फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है और फ्लोराइड जो होता है बहुत नुकसान करता है। अगला है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है, आपको बताना है कि फ्लोराइड युक्त यदि आप पानी पीने से क्या होगा, अंधापन आता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, कुष्ठ रोग होता है या कोई नहीं। तो यदि आप फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता जो मुख्य रूप से वो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है फ्लोराइड युक्त पानी पीने से, जिससे बच्चा में बहुत तरह का रोग होता है, सूखा रोग, वार्षिक रोग हो जाता है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985, 1986, 1987 या 1988। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में की गई है। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपने यहाँ पर टेट दिया होगा तो आप देखे होंगे आया था, दोनों बार आया, 2013 2016, ठीक है। तो देखिए ये किससे है, ये आपको पूरे हम फुली टेक्स्ट बुक से ही सारा चीज दे रहे हैं, आपको लगेगा कि हम बाहर से नहीं, पूरे फुली टेक्स्ट बुक दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही प्रश्न आया हुआ है 2 बार आपका झारखंड में और ये किताब का ही है। जीएसटी लागू किया गया, कब लागू किया जीएसटी, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019। तो जीएसटी कब लागू किया गया, ये भी प्रश्न आपका झारखंड में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर एटीएम का पूरा नाम है, एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक प्राणी है, आपको बताना है कि मानव किस प्रकार का प्राणी है, ठीक है। आर्थिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, कोई नहीं। तो मानव जो है एक क्या है, वो सामाजिक प्राणी है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है बिहार में, ठीक है। विवाह का सही उम्र है, आपको बताना है कि विवाह का सही उम्र है, लड़का का 20, लड़की का 18, लड़की का 18, लड़का का 18, लड़का का 21, लड़की का भी 21 और लड़का का 21, लड़की का 18। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो आ रहा है वो डी है, यानी लड़का का उम्र अभी जो है सरकार की तरफ से 21 वर्ष और लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वो आपको मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। अगला है, साइलेंट किलर कहा जाता है, साइलेंट किलर किसको कहा जाता है, धूम्रपान को, गंजापन को, दारू पीने को या कोई नहीं, ठीक है। तो साइलेंट किलर के नाम से किसको जाना जाता है, ये धूम्रपान है, धूम्रपान को ही हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो धूम्रपान बहुत ही खराब चीज होता है और इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 101 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 मई, 25 मई, 31 मई या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपको 31 मई को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, विश्व में पूरा मनाया जाता है, वो 31 मई इसकी तिथि है, राइट आंसर 31 मई होगा। देखिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है, ठीक है, दंडनीय अपराध है ना। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि किस 6 से 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है ना। अगला है, 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है, अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो देखिए अनुच्छेद जो यहाँ 21 है उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है और यह प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ था। तो देखिए आपको टेक्स्ट बुक से ही सारे प्रश्न आते हैं, सिर्फ एक बार आवश्यकता है देख लेने की। तो यहाँ पर अभी तक जो लोग आप लोग जुड़ नहीं पाए होंगे वो सभी जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारा टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा प्रश्न आपको दिया जा रहा है और यहीं से सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यदि आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 101% सफलता जरूर मिलता है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और देख लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।